द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम सीधे उतर रहे हैं केमिस्ट्री के एक बहुत ही बुनियादी सवाल में। परमाणु जुड़कर अणु कैसे बनाते हैं और उससे भी जरूरी उनका एक खास आकार क्यों होता है। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए हम आज दो बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडलों पर बात करेंगे। पहला है VSEPR मतलब वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत, और दूसरा वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत जिसे हम VBT कहते हैं। हाँ, VSEPR और VBT ये नाम तो सुने हैं, तो आज हम इन्हीं को गहराई से समझने वाले हैं। है ना? हमारे पास जो जानकारी है वो उन्हीं पर है। जी। और हमारा मकसद यही है कि इनके जो मुख्य विचार हैं उन्हें थोड़ा आसान भाषा में समझें, क्योंकि अणु दिखते कैसे हैं, उनका 3D आकार कैसा है, इसी पर उनकी सारी केमिस्ट्री, उनके गुण निर्भर करते हैं। अच्छा, जैसे हम हमेशा पढ़ते हैं कि पानी का अणु H2O वो मुड़ा हुआ सा होता है वी आकार का, या मीथेन CH4 वो एकदम पिरामिड जैसा चतुष्फलकीय है। तो इन सब का राज इन्हीं सिद्धांतों में छिपा है। हाँ, बिल्कुल। VSEPR और VBT यही समझाते हैं। कमाल है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। पहले VSEPR से। ये मॉडल आखिर है क्या? VSEPR जैसा नाम में ही है इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण। ये कहता है कि जो सहज संयोजी अणु होते हैं, जिनमें परमाणु इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं ना, हाँ, उनमें केंद्रीय परमाणु के आसपास जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े होते हैं वो एक दूसरे को धक्का देते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। अच्छा, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर नेगेटिव चार्ज होता है तो वो एक दूसरे से दूर रहना चाहेंगे, ज्यादा से ज्यादा दूर। एकदम सही, बिल्कुल यही। वो इलेक्ट्रॉन जोड़े, चाहे वो बंद बनाने वाले हों मतलब बॉन्डिंग पेयर्स, या फिर अकेले पड़े हों जिन्हें हम लोन पेयर्स कहते हैं। लोन पेयर। हाँ, वो सब स्पेस में मतलब 3D में खुद को इस तरह से अरेंज करते हैं कि उनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा हो और धक्का मुक्की यानी प्रतिकर्षण सबसे कम, ताकि अणु सबसे कम ऊर्जा वाली स्टेट में रहे, मतलब सबसे ज्यादा स्टेबल हो। ये तो लॉजिकल लगता है। लेकिन आपने लोन पेयर्स का जिक्र किया, क्या ये बॉन्डिंग पेयर से अलग बर्ताव करते हैं? हाँ, और यही VSEPR की सबसे दिलचस्प बात है। ये लोन पेयर अणु के फाइनल आकार पर बहुत गहरा असर डालते हैं। असल में प्रतिकर्षण की एक हायरार्की है, एक क्रम है। क्रम? कैसा क्रम? सबसे ज्यादा जोर का धक्का लगता है दो लोन पेयर्स के बीच, LP-LP। उससे थोड़ा कम लगता है एक लोन पेयर और एक बॉन्डिंग पेयर के बीच, LP-BP। और सबसे कम धक्का मुक्की होती है दो बॉन्डिंग पेयर्स के बीच, BP-BP। अच्छा, LP-LP सबसे ज्यादा, फिर LP-BP और सबसे कम BP-BP। पर ऐसा क्यों? लोन पेयर इतना ज्यादा धक्का क्यों मारते हैं? क्योंकि लोन पेयर जो है वो सिर्फ एक ही परमाणु के नाभिक यानी न्यूक्लियस के असर में होता है, तो वो थोड़ा ज्यादा फैला हुआ होता है, ज्यादा जगह घेरता है, जैसे खुला हुआ बादल। अच्छा, जबकि बॉन्डिंग पेयर दो न्यूक्लियस के बीच खिंचा रहता है, तो वो ज्यादा सीमित, ज्यादा लोकलाइज्ड होता है। अब जो चीज ज्यादा जगह घेरेगी वो दूसरों को ज्यादा जोर से धकेलेगी ना। हाँ, समझ गया। तो अणु का आकार सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितने इलेक्ट्रॉन जोड़े हैं, बल्कि इस पर भी कि उनमें कितने लोन पेयर हैं और कितने बॉन्डिंग पेयर, और फिर ये प्रतिकर्षण का क्रम अपना काम करता है। बिल्कुल। उदाहरण लेते हैं अमोनिया का, NH3। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्डिंग पेयर। कुल कितने हुए? 4। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र। 4 क्षेत्र। तो VSEPR के हिसाब से तो इसकी ज्योमेट्री मतलब व्यवस्था चतुष्फलकीय होनी चाहिए, लगभग 109.5 डिग्री के कोण के साथ। इलेक्ट्रॉन क्षेत्रों की व्यवस्था बिल्कुल चतुष्फलकीय होती है, लेकिन वो जो अकेला लोन पेयर है ना, वो उन 3 बॉन्डिंग पेयर्स पर ज्यादा जोर से धक्का मारता है। LP-BP प्रतिकर्षण BP-BP से ज्यादा है। हाँ, तो वो NH बंधों को थोड़ा सा अंदर की तरफ दबा देता है। नतीजा ये होता है कि कोण 109.5 से घटकर करीब 160 डिग्री रह जाता है, और अणु का जो आकार हम देखते हैं वो त्रिकोणीय पिरामिडी बन जाता है। अच्छा, तो ज्योमेट्री चतुष्फलकीय पर शेप पिरामिडी। और पानी H2O, उसमें तो ऑक्सीजन पे 2-2 लोन पेयर होते हैं। सही पकड़ा, 2 लोन पेयर और 2 बॉन्डिंग पेयर, OH बंध। यहाँ भी कुल 4 इलेक्ट्रॉन क्षेत्र हैं, तो इलेक्ट्रॉन व्यवस्था तो चतुष्फलकीय ही है। पर अब सोचिए, 2 लोन पेयर्स के बीच महाप्रतिकर्षण
LP-LP प्रतिकर्षण जो सबसे ज्यादा होता है, हाँ, और साथ में LP-BP प्रतिकर्षण भी है। ये दोनों मिलकर OH बंधों को और भी ज्यादा अंदर की तरफ सिकोड़ देते हैं। कोण 109.5 से काफी कम होकर लगभग 104.5 डिग्री पर आ जाता है और अणु का आकार कोणीय या मुड़ा हुआ बेंट शेप। अरे वाह। तो पानी का ये मुड़ा हुआ आकार जिसे VSEPR समझा रहा है, शायद इसी वजह से पानी में वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह होती है जो जीवन के लिए इतनी जरूरी है। अगर पानी लीनियर होता, सीधा होता, तो शायद दुनिया बिल्कुल अलग होती। बिल्कुल सही सोच रहे हैं। VSEPR हमें अणुओं के आकार का अंदाजा लगाने का एक बहुत सीधा इंट्यूटिव तरीका देता है और अक्सर ये सही भी होता है। लेकिन ये मॉडल ये नहीं बताता कि बंध बनता कैसे है, उसकी असली प्रकृति क्या है। अच्छा, उसके लिए हमें दूसरे मॉडल पर जाना पड़ता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। ठीक है। तो VSEPR ने शेप बताया, अब VBT बताएगा कि वो शेप बना कैसे, किस तरह के बॉन्ड से। तो VBT पे आते हैं, ये क्या कहता है? VBT, जिसे हिटलर और लंदन ने शुरू किया था और बाद में पॉलिंग और स्लेटर जैसे वैज्ञानिकों ने इसे और विकसित किया, ये क्वांटम मैकेनिक्स के नजरिए से देखता है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। इसका सबसे मूल विचार है कक्षीय अतिव्यापन, ऑर्बिटल ओवरलैप। ऑर्बिटल ओवरलैप मतलब परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल होते हैं वो एक दूसरे में मिल जाते हैं, थोड़ा सा हिस्सा साझा करते हैं। हाँ, बिल्कुल। VBT कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड तब बनता है जब एक परमाणु का आधा भरा वैलेंस ऑर्बिटल, मतलब जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, हाँ, दूसरे परमाणु के आधे भरे वैलेंस ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। मतलब स्पेस का एक कॉमन रीजन शेयर करते हैं। और इन आधे भरे ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉनों में कुछ खास होना चाहिए। हाँ, आपने कहा एक एक इलेक्ट्रॉन। हाँ, और बहुत जरूरी बात, उन दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन विपरीत होना चाहिए। ऑपोजिट। एक का स्पिन अगर ऊपर है तो दूसरे का नीचे। विपरीत स्पिन? हाँ। क्यों? इसका क्या मतलब है बॉन्ड बनने के लिए? ये क्वांटम मैकेनिक्स का नियम है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जब विपरीत स्पिन वाले दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल क्षेत्र में आते हैं, तभी वो एक स्थिर जोड़ा बना सकते हैं। उनके स्पिन एक तरह से कैंसिल हो जाते हैं और इस प्रोसेस में एनर्जी निकलती है। अच्छा, एनर्जी निकलती है, मतलब सिस्टम ज्यादा स्टेबल हो जाता है। बिल्कुल, सिस्टम यानी अणु ज्यादा स्थिर हो जाता है। परमाणु एक खास दूरी पर आकर रुकते हैं जहां एनर्जी सबसे कम होती है। इसी दूरी को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। और क्या ये ओवरलैप कितना हो रहा है, मतलब कितना हिस्सा कॉमन है, ये भी मायने रखता है? दोनों न्यूक्लियस के बीच इलेक्ट्रॉन का घनत्व ज्यादा होना, जो उन्हें ज्यादा कसकर बांधे रखता है। हालांकि न्यूक्लियस के आपसी प्रतिकर्षण के कारण एकदम 100% ओवरलैप नहीं हो पाता। तो VBT के हिसाब से एक परमाणु कितने बॉन्ड बना सकता है, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके वैलेंस शेल में कितने आधे भरे ऑर्बिटल हैं, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। हाँ, सामान्य तौर पर यही होता है। जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या आधे भरे ऑर्बिटल होंगे, उतने ही कोवैलेंट बॉन्ड वो परमाणु बना सकता है। VBT में एक और बात कही जाती है, बॉन्ड्स की दिशात्मक प्रकृति, डायरेक्शनल नेचर। इसका क्या मतलब है? देखिए, s ऑर्बिटल तो गोल होता है, स्फेरिकल, उसकी कोई खास दिशा नहीं होती। लेकिन P, D, F ऑर्बिटल जो होते हैं वो लोब जैसे होते हैं और स्पेस में खास दिशाओं में फैले होते हैं, X, Y, Z एक्सिस के साथ। हाँ, डंबल शेप के। तो जब ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो बनने वाला बॉन्ड भी उसी दिशा में बनता है। यही वजह है कि अणुओं का एक निश्चित आकार या ज्योमेट्री होती है, जिसे VSEPR तो प्रतिकर्षण से समझाता है और VBT ऑर्बिटल के ओवरलैप की दिशा से। अच्छा, यानी VSFPR और VBT एक ही चीज को दो अलग नजरियों से देख रहे हैं। एक आकार पर जोर दे रहा है, दूसरा बंधन कैसे बना और किस दिशा में बना, इस पर। काफी हद तक हाँ। VBT इस पर भी ध्यान देता है कि जब दो परमाणु पास आते हैं ना बॉन्ड बनाने के लिए, तो उनके बीच कई तरह के फोर्स लगते हैं, आकर्षण वाले भी और प्रतिकर्षण वाले भी। हाँ, आकर्षण होगा एक के न्यूक्लियस और दूसरे के इलेक्ट्रॉन के बीच, और प्रतिकर्षण होगा दोनों न्यूक्लियस के बीच और दोनों के इलेक्ट्रॉनों के बीच भी। सही है। बिल्कुल। बॉन्ड तभी बनता है जब कुल मिलाकर अट्रैक्टिव फोर्स रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा हो और परमाणु एक ऐसी दूरी पर आकर स्थिर हो जाते हैं जहां इन फोर्सेस का बैलेंस होता है और सिस्टम की एनर्जी मिनिमम होती है। वही बॉन्ड लेंथ है। VBT में सिग्मा और पाई बॉन्ड की भी बात आती है।
ये क्या चीज है? ये ओवरलैप कैसे हो रहा है उस पर निर्भर करता है। सिग्मा बॉन्ड तब बनता है जब ऑर्बिटल दोनों न्यूक्लियस को जोड़ने वाली लाइन, जिसे इंटर न्यूक्लियर एक्सिस कहते हैं, उसी पर सीधे आमने सामने ओवरलैप करते हैं। हेड ऑन ओवरलैप। हेड ऑन। हाँ। ये सबसे मजबूत तरह का कोवलेंट बॉन्ड होता है। हर सिंगल बॉन्ड जो होता है ना, वो एक सिग्मा बॉन्ड ही होता है। ये एसएस ऑर्बिटल के बीच हो सकता है, एसपी के बीच, या 2p ऑर्बिटल के अक्षीय मतलब एक्सिस पर ओवरलैप से भी बन सकता है। ठीक है। और पाई बॉन्ड? पाई बॉन्ड तब बनता है जब 2p ऑर्बिटल आमतौर पर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के ऊपर और नीचे मतलब साइड से ओवरलैप करते हैं। साइडवेज ओवरलैप? साइड से। अच्छा। हाँ, ये ओवरलैप उतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हेड ऑन वाला, इसलिए पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से थोड़ा कमजोर होता है। और पाई बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद ही बनता है अगर जरूरत हो तो। जैसे डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं। समझ गया। सिग्मा पहले, फिर पाई। सिग्मा मजबूत, पाई थोड़ा कमजोर। ये सब काफी लॉजिकल लग रहा है। लेकिन क्या वीबीटी हमेशा काम कर गया? मतलब क्या शुरुआत में इसने सब कुछ सही सही समझा दिया था या कुछ दिक्कतें आई थी? हाँ, दिक्कतें आई थी। मीथेन CH4 का केस क्लासिक है। कार्बन का अगर आप ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके पास सिर्फ 2 ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं 2p ऑर्बिटल में। तो उसे सिर्फ 2 बॉन्ड बनाने चाहिए थे? हाँ, वीबीटी के हिसाब से तो यही लगता था। फिर सोचा गया कि शायद कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाता है, मतलब थोड़ी एनर्जी लेकर अपना एक 2s इलेक्ट्रॉन खाली 2p ऑर्बिटल में भेज देता है। अच्छा, तो अब उसके पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, एक 2s में और 3 2p में। तो 4 बॉन्ड बन सकते हैं? बिल्कुल। तो 4 हाइड्रोजन से 4 बॉन्ड बन गए, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। नहीं। क्यों? अब क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि अब कार्बन के पास ओवरलैप करने के लिए एक 2s ऑर्बिटल है और 3 2p ऑर्बिटल्स हैं। अगर ये सीधे सीधे हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से ओवरलैप करते तो एक बॉन्ड जो 2s 1s ओवरलैप से बना, बाकी 3 बॉन्डों जो 2p 1s ओवरलैप से बने से अलग होना चाहिए था। अलग? कैसे? अरे भाई, s और p ऑर्बिटल अलग होते हैं ना शेप और एनर्जी में, तो उनसे बनने वाले बॉन्ड की लंबाई और ताकत भी अलग होनी चाहिए थी। मगर एक्सपेरिमेंट बताते हैं कि मीथेन के चारों CH बॉन्ड बिल्कुल एक जैसे हैं, आइडेंटिकल। ओह, तो वीबीटी यहाँ आकर अटक गया? हाँ, शुरुआत में वीबीटी से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। यहीं पे एंट्री होती है लाइनस पॉलिंग के संकरण यानी हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट की। ये वीबीटी का ही एक एक्सटेंशन है, कोई बिल्कुल अलग थ्योरी नहीं। हाइब्रिडाइजेशन, संकरण, इसका क्या मतलब है? क्या ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं? हाँ, आप इसे ऐसे ही समझ सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन एक तरह का मैथमेटिकल मिक्सिंग है। इसमें क्या होता है कि एक ही परमाणु के लगभग एक जैसी एनर्जी वाले वैलेंस ऑर्बिटल, जैसे कार्बन के केस में 2s और 3 2p ऑर्बिटल, हाँ, आपस में मिक्स होते हैं और फिर उतनी ही संख्या में नए पूरी तरह से एक जैसे ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी एनर्जी भी सेम होती है, शेप भी सेम होता है। इन्हीं नए ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स या संकर कक्षक कहते हैं। अच्छा, तो मीथेन के केस में कार्बन का एक 2s और 3 2p ऑर्बिटल मिलकर 4 नए बिल्कुल एक जैसे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। नाम sp3 इसलिए क्योंकि ये एक s और 3 p से मिलकर बने हैं और ये चारों sp3 ऑर्बिटल एनर्जी में बराबर होते हैं। और स्पेस में कैसे अरेंज होते हैं? वो खुद को स्पेस में ऐसे अरेंज करते हैं कि उनके बीच रिपल्शन मिनिमम हो। बिल्कुल VSEPR वाले लॉजिक से। वो एक रेगुलर टेट्राहीड्रन यानी समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ पॉइंट करते हैं। उनके बीच का एंगल होता है 109.5 डिग्री। अरे वाह, ये तो बिल्कुल मीथेन के एक्सपेरिमेंटल शेप और बॉन्ड एंगल से मैच कर गया। हाँ, और सबसे जरूरी बात, हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बॉन्ड बनाते हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जैसे शुद्ध s या p के बॉन्ड से ज्यादा मजबूत होते हैं। ज्यादा मजबूत? क्यों? क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल का जो लोब बनता है वो एक तरफ ज्यादा बड़ा और फैला हुआ होता है। ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक खास दिशा में कॉन्सेंट्रेट कर देता है। इससे दूसरे परमाणु के ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप ज्यादा इफेक्टिव होता है, ज्यादा होता है। समझ गया। तो मीथेन में कार्बन के ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हाइड्रोजन के 4 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके
4 बिल्कुल एक जैसे मजबूत CH सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं जो टेट्राहेड्रल शेप में अरेंज होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। बिल्कुल। हाइब्रिडाइजेशन ने VBT को बहुत पावरफुल बना दिया। और भी तरह के हाइब्रिडाइजेशंस होते हैं, जैसे अगर एक s और 2 p ऑर्बिटल मिक्स हो तो 3 sp² हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। sp²? हाँ, ये तीनों 120 डिग्री के एंगल पर एक प्लेन में ट्राइगोनल प्लेनर शेप में अरेंज होते हैं। ऐसा होता है एथीन C2H4 जैसे मॉलिक्यूल में, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है। जो एक p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेता वो फिर पाई बॉन्ड बनाने के काम आता है। अच्छा। और अगर एक s और सिर्फ एक p मिक्स हो तो फिर 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। ये 180 डिग्री पर एकदम सीधे लीनियर शेप में होते हैं, जैसे एसिटिलीन C2H2 में जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है, वहां जो 2 p ऑर्बिटल बच जाते हैं वो 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन VBT को उन मॉलिक्यूल्स को समझ